है इंजीनियर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। हमारा यह वीडियो, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एग्जिस्टिंग सीरीज़ डिज़ाइन ऑफ अंडरग्राउंड आरसीसी वाटर टैंक का पार्ट 4 है। आज के इस वीडियो में हम स्टैड मॉडलिंग और एनालिसिस को के बारे में समझेंगे, जानेंगे और हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसका स्टैड मॉडल प्रिपेयर करेंगे। यह वीडियो पिछली कुछ वीडियो के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी होगी, तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे। वहीं अगर इस सीरीज़ के पिछले पार्ट्स आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उस वीडियोस को पहले जाकर देखिए, उन्हें समझिए, फिर आकर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यह वीडियो उन वीडियो से कनेक्टेड पार्ट है, तो आपको शायद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं जिन लोगों ने पिछले पार्ट्स देखे हुए वो इस वीडियो को कंटिन्यू करिए और आई होप आपने वो पिछले पार्ट्स एंजॉय किए होंगे, आप उनमें से कुछ लर्निंग्स गेट किए होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था लास्ट वीडियो में कि किस तरह हमने टैंक की साइजेस फिक्स किए थे। बेस्ड ऑन उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हमारी जो साइजेस आई थी वो कुछ 6 मीटर बाय 6 मीटर बाय 3.6 मीटर आई थी। वहीं वॉल और जो स्पेस स्लैब के साइजेस जो हमने एज्यूम किए थे वो किस बेसिस पर किए थे वो भी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसे देख लीजिए। तो जैसा कि हमारी टैंक की साइज है वो है 6 मीटर बाय 6 मीटर बाय 3.6 मीटर। तो चलिए स्टैड में इसे मॉडल करते हैं और देखते हैं। तो मैंने एक मॉडल रेडी कर लिया है 6 मीटर बाय 6 मीटर बाय 3.6 मीटर, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा स्टैड में। ये हमारी टैंक है 3.6 मीटर बाय 6 मीटर बाय 6 मीटर की। सो हमारी टैंक रेडी हो गई। वहीं मैं आपको 3D में दिखा दूँ तो ये हमारी टैंक रेडी हो गई, जिसमें बेस स्लैब टॉप स्लैब सब हमने मॉडल कर दिया। अभी अभी हम इसमें नीचे की तरफ जो बेस स्लैब होता है हमारा, उसके लिए हम प्रोजेक्शंस भी होते हैं, तो वो कुछ नियर अबाउट में वो क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि हमारी जो प्रोजेक्शंस है वो 300 mm की होगी साइज में। सो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारा बेसिक मॉडल रेडी हो गया है हमारी वाटर टैंक का, जिसमें बॉटम में प्रोजेक्शंस हमने ली हुई है। ये है नियर अबाउट, एक्चुअली में 300 mm फेस से होती है, यानी हमारी जो वॉल आएगी उसके फेस से हमारा 300 mm होगा। तो हमारी वॉल की थिकनेस हमारा बॉटम में नियर अबाउट 400 to 450 mm है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 500 mm प्रोजेक्शन लिया है, ताकि फेस से 300 mm हमारा बाहर की तरफ निकल जाए। तो कुछ इस हिसाब से हमारी वाटर टैंक का जनरल मॉडल जो एनालिटिकल मॉडल है वो रेडी हो गया। अब इसकी हम करेंगे मेसिंग।
अब मेसिंग के लिए मैं आपको ध्यान बता दूं कि जो मेसिंग करते हैं नॉर्मल, अगर आपकी टैंक की लेंथ 15 मीटर तक है, उस उतने मीटर तक आप जो मेसिंग की थिक विड्थ और लेंथ रखें वो 0.3 टू 0.5 के बीच में ही रखें, यहीं तक रखें। अगर आप एकदम फाइन एकदम कम मेसिंग रख देंगे तो उसका प्रॉब्लम ये होगा कि आप जब रन करने को रखोगे तो काफ़ी टाइम लेगा, इसलिए आप मैसिंग को ट्राई करें कि 0.3 टू 0.5 की विड्थ में ही रखें। हम इस मॉडल में 0.3 टू 0.5 की बीच की रेंज में ही मैसिंग करेंगे। अब मॉडल की मैसिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो मॉडल कर रहे हैं उसका हम FEM करने वाले हैं। वाटर टैंक जो हमने यहाँ पे किया है उसका FEM होता है फाइनाइट एलिमेंट मेथड, एक तरह का मेथड है जिसका यूज़ करके हम इस जो वॉल्स है और बेस स्लैब्स है और टॉप स्लैब्स है, कवर स्लैब जिसे बोलते हैं, उस पर से हम उसकी मोमेंट कितनी आएगी वो निकालेंगे। उसके सीयर्स क्या आ रहा है, मतलब उसके प्लेट के फोर्सेस है उसको हम उस मेथड के यूज़ करके निकालने वाले। तो चलिए मैसिंग करते हैं इस मॉडल की। तो मैसिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली प्लेट को क्लिक करके जनरेट प्लेट मैश करना है और क्वाड्रेंटल मैशिंग करनी है, यानी रेक्टेंगुलर शेप में आपकी मैशिंग होगी। अब मैशिंग में जैसा कि आप देख रहे हो, एक रेक्टेंगुलर प्लेट की 4 साइड्स है, चारों की लेंथ दी हुई। अब जैसा कि 3.6 पहली AB दिखा रही है तो उसकी हमें 0.3 की विड्थ रखनी है। तो 3.6 डिवाइड बाई 0.3 करूँगा तो मेरी 12 नंबर्स ऑफ वो आएंगे डिवीजन। तो हमें यहाँ पे 12 नंबर्स कर देना। वहीं 6 के आपके 20 नंबर्स आएंगे, वहीं 12 और 20। तो इस हिसाब से हमारी मैशिंग, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैशिंग हो चुकी है। मैशिंग में ध्यान आपको ये रखना है कि आपके जो नोट्स क्रिएट होंगे, इस जैसे कि ये प्लेट की आपकी नोट्स क्रिएट हुए, सेम उसी तरह आपकी इस प्लेट में भी नोट्स क्रिएट होने चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जो नोट्स है प्लेट के, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक नोड है तो यहाँ पे जो मेश क्रिएट होगी वो इसी नोड से कनेक्टेड होनी चाहिए, ना कि ये यहाँ पे जो क्रिएट हुआ जो नोड है वो ये प्लेट के बीच में आ जाए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो रिजल्ट्स में काफ़ी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। आपके जो रिजल्ट यहाँ पे कॉर्नर्स पे जो रिजल्ट आएंगे, स्ट्रेसेस आएगी, वो परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो ध्यान रखें कि आपके नोट्स प्रॉपरली मैच होने चाहिए हर प्लेट के। जिस तरह हमने प्रीवियस प्लेट की मैचिंग की थी उसी तरह इस प्लेट की भी मैचिंग कर देते हैं फटाफट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी मैचिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारे वाटर टैंक की। तो हमारी नियर अबाउट जियोमेट्री कंप्लीट होगी। ओके, तो एक और चीज़ थी जो मैं मिस कर रहा हूँ, हमने प्रीवियस कि हम एक टॉप में बीम भी देंगे, जिससे टॉप कवर स्लैब को हम 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो मॉडल कर देता हूँ फटाक से। तो मैं अभी आपको बीम दिखा देता हूँ। जैसे कि आप अभी मेरा बीम कर्सर सिलेक्टेड है, तो देखो यहाँ पे हमने टॉप स्लैब में 4 बीम दिए हुए। अब फटाफट हम प्रॉपर्टीज दे देते हैं। जैसा कि मैं बताया था कि वॉल जो है टॉप में हम 300 के थिकनेस रखेंगे और बॉटम में 400 की थिकनेस रखेंगे, नियर अबाउट 450 का रखेंगे। तो हम को ठीक कर देते हैं। तो वॉल को हम वेरी करने के लिए अब यहाँ पे हम टेपर्ड सेक्शन नहीं मॉडल, मतलब उसको टेपर्ड सेक्शन में नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, वॉल जो है ना, जितनी भी वॉल है उसको हम 3 या 4 पार्ट में थिकनेस देंगे।
जिससे वो अलग अलग सेक्शन की तरह बिहेव करे, वहीं हमारा टैपट का वो भी हो जाए। तो जैसा कि हमारी बॉटम में आएगी 0.45 की, फिर हम मिडल में देंगे 0.4 की, फिर हम उसके टॉप में देंगे 0.35 की, और उसके ऊपर देंगे 0.3 की। तो कुछ इस प्रकार से हम वॉल को 4 पार्ट में डिवाइड कर। तो नाउ अभी क्या करूंगा, मैं नीचे की जो 3 प्लेट है उसे मैं 450 की थिकनेस दे दूंगा। फिर उसके ऊपर की जो 3 प्लेट है उसे मैं 400 की थिकनेस दे दूंगा। फिर उसके ऊपर की जो 3 प्लेट है वो मेरी 350 की थिकनेस में होगी, और उसके ऊपर की 300 की थिकनेस। तो कुछ इस प्रकार हम ट्रेपेजॉइडल इसमें मॉडल करेंगे। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ओके, हमारा टॉप स्लैब की जो थिकनेस थी, जिसे हम कवर स्लैब बोल रहे हैं, वो 200 mm की थी। तो उसे भी मैं 200 mm डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने प्रॉपर्टी असाइन कर दी है वॉल में और टॉप स्लैब में। नाउ अब बेस स्लैब की बारी। बेस स्लैब में हमारा जो डिसाइड हुआ था वो था 4-5 मीटर, यानी 450 mm का बेस की थी हमने। तो हम फटाफट बेस स्लैब को डिफाइन कर देते हैं। तो मैंने बेस स्लैब वॉल कवर की थी प्रॉपर्टी असाइन कर दी है। ये क्या हमारा बीम बीम की हमने साइज डिसाइड की थी, अधिक थी। तो 300 बाय 500 की हम डिफाइन कर देते हैं फटाक से। तो मेरी प्रॉपर्टी ऑलरेडी असाइन हो गई है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम सपोर्ट दे देते हैं। सपोर्ट सपोर्ट हम जो क्रिएट करेंगे वो मैट फाउंडेशन सपोर्ट क्रिएट करेंगे स्टड में, जिसके लिए हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की जरूर पड़ेगी। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, इसको दूसरे नाम से सबग्रेड मॉड्यूलस भी बोलते हैं। अब सबग्रेड मॉड्यूलस क्या होता है कि आपकी एसबीसी डिवाइड बाय उसका परमिशिबल सेटलमेंट। ये आपको सॉइल रिपोर्ट में मेंशन किया होता है कि आपकी अगर आप ये फाउंडेशन कंसिडर कर रहे हो, तो उसके लिए आप परमिशिबल सेटलमेंट इतना ले सकते हो, या नियर अबाउट उसकी जो वैल्यू होती है वो 50 होती है नॉर्मल फाउंडेशन के लिए, वहीं 75 राफ फाउंडेशन के लिए होती है। वो डिपेंड करती है कि आपकी सॉइल किस टाइप की है। जैसा कि अभी इस केस में हम जो परमिशिबल सेटलमेंट है वो 50 कंसिडर करने वाले हैं। तो उसके लिए जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो कुछ कितना आएगा, हमारी एसबीसी जो है हमने वो 190 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंसिडर की हुई है। तो 190 डिवाइड बाय हम 50 का परमिशिबल सेटलमेंट कंसिडर करते हैं, तो हमारी जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगी वो 3800 किलो न्यूटन पर मीटर की आएगी। तो हम 3800 का स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि सबग्रेड मॉड्यूलस वाला फाउंडेशन क्रिएट करके सपोर्ट असाइन कर देते हैं। तो हमारा जो फ्लैट मैट है वायु ओनली 3800 कर देना है, नन कर देना। नाउ हम सभी प्लेट्स को असाइन कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा हमने सपोर्ट सभी प्लेट्स को असाइन कर दिया है, तो हमारा सपोर्ट भी कंप्लीट हो चुका है। हमने नॉर्मल अभी तक स्टैट मॉडलिंग में 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि फर्स्ट था जियोमेट्री मॉडल हो चुकी है। उसके बाद प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है। अब तीसरा जो था वो था सपोर्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा चौथा पार्ट होगा लोडिंग हम किस तरह अप्लाई करेंगे वो अब देखते हैं। उसके पहले इस मॉडल को मैं सेव कर देता हूँ। हमें टाइम टू टाइम इसे सेव करता रहना चाहिए, क्योंकि जब मैसिंग ज़्यादा होती है तो वैसे केस में आपके स्टैड में क्रैश होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, लोड बढ़ता है। तो जैसा कि मैं बताया वीडियो में कि लोडिंग्स कितने टाइप के होंगे और कितनी इंटेंसिटी के लोड पैक करेंगे, तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो इन 4 टाइप के लोड्स के हम लोड केसेस क्रिएट करेंगे स्टैड में, और उसके जो लोड कॉम्बिनेशंस आएंगे जो कि एक्सेल्स में दिखा रखा है, आप उसमें जाके जैसे कि लोड कॉम्बिनेशन, तो हमारे नॉर्मल 3 टाइप के लोड कॉम्बिनेशंस क्रिएट होंगे। वहीं अगर आपकी टैंक पर अर्थक्वेक लोड और विंड लोड एक्ट कर रहे हैं, तो आपके केस में वो दो लोड केसेस के एक्स्ट्रा लोड कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जैसा कि मैंने लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में बता रखा है।
कि अगर आपका विंड लोड या अर्थक्वेक लोड आता है तो ये 4 एक्स्ट्रा लोड कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर कर इनके डिजाइन मोमेंट्स आपको कंसिडर करनी है डिजाइन में। वहीं सर्विसबिलिटी चेक में आपको ये जो लोड कॉम्बिनेशंस है वो उस पर आपको सर्विसबिलिटी चेक करना है। इस चीज के बारे में मैंने अपने वीडियो 2 में भी बताया था कि IS कोड वाला जो वीडियो था उसमें कि कोड ने क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वहीं एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में कि विंड और अर्थक्वेक दोनों लोड साथ में एक्ट नहीं करेंगे। वहीं दूसरा कि अर्थक्वेक के लिए जो आप बेस शेयर कैलकुलेट करोगे, बेस शेयर के लिए जो आप सिस्मिक मास कैलकुलेट करते हो, वो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेड लोड प्लस फ्लूइड लोड प्लस इम्पोज लोड जो ILS है और ILP 0.7 ILP। नाउ ILS क्या होता है, वो होता है इम्पोज लोड ड्यू टू स्टोरेज, और वहीं ILP जो होता है वो इम्पोज लोड ड्यू टू प्रोविजनल इम्पोज लोड सच एज इक्विपमेंट लोड। यानी इक्विपमेंट लोड ये सब लोड हुए तो उसकी इंटेंसिटी आपको 0.7 लेनी है। तो उस पर से आप सिस्मिक मास कैलकुलेट करके जो आपका बेस शेयर होगा वो कैलकुलेट करना है। तो ये चीज आपको नोट करनी है। ये चीज आपको IS के उस टेबल में भी मिल जाएगी जिसमें लोड कॉम्बिनेशंस मेंशन किए हुए हैं। तो हमारा जो ये मॉडल है इसमें हमारा अर्थक्वेक लोड हमने कंसिडर नहीं किया हुआ है। और विंड लोड हमारे अंडरग्राउंड होने के कारण अर्थक्वेक और विंड की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है, तो इसलिए हम नॉर्मल कंडीशंस होती है जो नॉर्मल, फुल टैंक और एम्प्टी, ये तीन ही कंडीशंस मोस्ट ऑफली क्रिटिकल बनेगी। तो इन तीन कंडीशंस का हम एनालिसिस करेंगे। तो यही कंडीशंस हम मॉडल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लोड केसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से लोड, डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, वाटर प्रेशर हो गया और सॉइल प्रेशर हो गया। तो इतने लोड केसेस क्रिएट कर लेते हैं फटाफट इसके अंदर। नाउ अब वाटर और सॉइल का जो लोड केसेस होगा वो कितने नंबर्स ऑफ क्रिएट करने वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। कि जैसे कि हमारी वॉल है वो टोटल 4 नंबर्स ऑफ वॉल है यहाँ पे हमारी एक स्क्वायर वाटर टैंक में। तो इसमें क्या होगा कि एक टाइम पे वो हमारा जो सॉइल होगा वो यहाँ से लगेगा, फिर दूसरा वहां से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से। तो इस तरह से हमें कुल टोटल 4 लोड केसेस एक सॉइल प्रेशर के लिए क्रिएट करने पड़ेंगे। वहीं एक बेस स्लैब पर भी हमारा लोड लगेगा, तो उसके लिए एक पांचवा भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट क्रिएट कर देता हूँ और उसके लोड अप्लाई करके आपको समझाता हूँ कि किस तरह लोड अप्लाई किया और क्या उसकी इंटेंसिटी रहेगी। तो मैंने सारे लोड केसेस क्रिएट कर दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया। अब W1, W2, W3, W4 और W5 ये टोटल वाटर प्रेशर के लोड केसेस है, जिसमें W1 जो है वो पर्टिकुलर वॉल को डिपेंड करती है, यानी W1 सिंगल वॉल्स के रिप्रेजेंटेटिव है। तो W1 एक साइड, वहीं W2 दूसरी साइड, W3 तीसरी साइड और W4 चौथी साइड। वहीं W5 जो है वो बेस स्लैब पे लग रहा वाटर प्रेशर है। तो इस तरह 5 लोड केसेस क्रिएट किए हुए। वहीं सेम सिमिलरली आपको सॉइल के लिए भी क्रिएट करना है, S1, S2, S3 और S4। और जो पांचवा है वो बेस स्लैब पर जो सॉइल का प्रेशर है वो आपको ऐड करना है। तो टोटल हमारे 5 लोड प्रेशर एक्ट हो गए। नाउ फटाफट मैं लोडिंग ऐड कर देता हूँ।
मैंने सारे लोड अप्लाइड कर दिए है, जैसे कि डेड लोड जो हो गया वो सेल्फ वेट हो गया। दूसरा लाइव लोड जो कि टॉप स्लैब में 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लाइव लोड था। वहीं जो वॉल है, वॉल पे जो प्रेशर था, ये वाटर प्रेशर है। वाटर प्रेशर आप देख सकते हो इंटरनली लग रहा है। तो ये मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये आप वाटर प्रेशर W1, ये W2, W3 और ये हो गया हमारा W4। वहीं जो सॉइल प्रेशर है, सॉरी, ये W5। W5 आपके बेस स्लैब पे लग रहा है, आपको यहाँ से दिखेगा। ये आपके बेस स्लैब पे जो वाटर का प्रेशर है वो लग रहा है। अब आपका सॉइल प्रेशर है जो बाहर से लग रहा है, S1, S2, तीसरा था S3, S4 और S5। ये है हमारा सॉइल का प्रेशर जो बेस स्लैब पे लग रहा है। तो इन सब की इंटेंसिटी ऑलरेडी मैंने बता दिया था, उस हिसाब से मैंने सारे लोड अप्लाइड कर दिए। नाउ अब लोड कॉम्बिनेशंस क्रिएट करते हैं, जो कि नॉर्मल, एम्प्टी और फुल, तीन टाइप के तीन कंडीशंस होती है नॉर्मली, जो कि क्रिटिकल होती है अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए। उन तीन कंडीशंस को मैं यहाँ पे मॉडल करता हूँ। तो मैंने तीनों लोड कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर दी है, जैसा कि आप देख रहे हो। नॉर्मल लोड कॉम्बिनेशन जिसमें सभी लोड्स इंक्लूडेड है नॉर्मल कंडीशन में। दूसरा जो है वो फुल कंडीशन, जिसमें सिर्फ वाटर प्रेशर है और लाइव लोड है और डेड लोड है। वहीं तीसरा जो है वो एम्प्टी, जिसमें सॉइल प्रेशर, जिसमें टाकी पूरी खाली है, यानी टाकी में कोई भी पानी नहीं है। तो ये तीसरा कंडीशन है। तो ये तीन कंडीशंस हमने मॉडल कर दी है। नाउ अब फटाफट हम एनालिसिस करते हैं और उसके रिजल्ट देखते हैं। उसके पहले एक और चीज बता देता हूँ कि अभी जो मैंने सपोर्ट दिया है वो नॉर्मली सिर्फ वाई डायरेक्शन में दिया है। वहीं एक्स और जेड डायरेक्शन में इस अंडरग्राउंड अगर आपका टैंक है तो इनफाइनाइट सपोर्ट आपको मिलता है, क्योंकि सोइल सराउंडिंग होती है तो इनफाइनाइट सपोर्ट आपको मिलता है। तो उसके लिए मैं फटाफट कमांड फाइल में जाके एक्स और जेड के दो सपोर्ट क्रिएट कर देता हूँ इनफाइनाइट। तो मैंने तीनों डायरेक्शन में सपोर्ट्स मॉडल कर दिए, जैसे कि सपोर्ट 2 जो कि वाई का है, सपोर्ट 3 एक्स का है और सपोर्ट 4 जो कि जेड डायरेक्शन का। तो ऐसे टोटल 3 डायरेक्शंस के सपोर्ट क्रिएट कर दिए। तो मेरी मॉडलिंग का मोस्ट ऑफली पार्ट 90% पार्ट कंप्लीट हो गया, जैसा कि जियोमेट्री मैंने कंप्लीट कर दिया, प्रॉपर्टीज मैंने सभी मेंबर्स को असाइन कर दिए। तीसरा कि सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह डिफाइन करते हैं और सबग्रेड मॉड्यूलस किस तरह निकालते हैं। तो सपोर्ट में सबग्रेड मॉड्यूलस की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से हमने प्लेट मैट फाउंडेशन का जो सपोर्ट है वो स्टेट में असाइन कर दिया। और चौथा लोडिंग में मैंने सारे लोड केसेस आपको बताए कि किस हिसाब से मैंने बनाया और लोड कॉम्बिनेशन का क्या क्राइटेरिया। तो ये चारों पार्ट्स मैंने कंप्लीट कर दिए। नाउ अब एनालिसिस करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। बेस प्रेशर चेक करते हैं उसका। तो फटाफट हम एनालिसिस कमांड दे देते हैं। तो आप समरी में देख सकते हो हमारा वाई कंडीशंस नॉर्मल वाई का डिफ्लेक्शन जो नॉर्मल कंडीशन में वो 20 mm, और यानी 20 mm हमारा परमिशिबल 50 mm का है, हमारा 20 mm डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वाटर टैंक, जैसा कि आप देख लो। ये डेड लोड कंडीशन है। तो हमारा नॉर्मल कंडीशन में कुछ इस प्रकार से हमारा बिहेव कर रहा है। नाउ अब हम इसका बेस प्रेशर चेक करते हैं, जैसा कि इस वीडियो में हम बेस प्रेशर चेक करेंगे। आने वाले जो वीडियोस है उसमें हम मोमेंट्स और शियर चेक करेंगे और वॉल की डिजाइन करेंगे, बेस स्लैब की डिजाइन करेंगे, टॉप स्लैब की डिजाइन करेंगे और उस टैंक की डिटेलिंग करेंगे, रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, डिटेलिंग करेंगे और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होगी, तो वो भी उस वीडियो में हम देखेंगे। तो फटाफट इस वीडियो का हम बेस जो एंड पार्ट है बेस प्रेशर वो चेक करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना। ये आपके एक लाइक और कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, वहीं चैनल को भी काफ़ी बूस्ट मिलता है। प्लीज़ लाइक जरूर करते रहना।
और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि आने वाले सीरीज के जो पार्ट्स है वो भी आपको उसके नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो बेस प्रेशर चेक कर लेते हैं। बेस प्रेशर चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लेट स्ट्रेस में जाना होगा। प्लेट स्ट्रेस में जाके नॉर्मल कंडीशंस में जाके हमें यहाँ पे बेस प्रेशर सिलेक्ट करना होगा ना। बेस प्रेशर सिलेक्ट करते ही आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से फिगर्स हो रही। जैसा कि मैंने बताया, हमने एफईएम किया है टैंक। एफईएम करने से आपको हर एक जो मेशिंग है, हर एक मेशिंग का एनालाइज होता है, और उसके हिसाब से उस मेश में जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं उस हिसाब से आपके कंटूर्स बनते हैं, उस हिसाब से आपका डायग्राम शो करता है उस मेश के जो लोड्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हमारा जो वाटर टैंक है, इसमें जो मेजर लोड है वो है सिर्फ वाटर प्रेशर, क्योंकि वाटर का ही सबसे ज्यादा प्रेशर आ रहा होगा। तो इसके लिए हमारा टैंक नॉर्मली डाउनवर्ड ही मूवमेंट हो रहा है उसका। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ आ गया कि बेस प्रेशर किस तरह चेक करते हैं। ओके, जैसा कि हमारी जो एसबीसी है वो 190 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वहीं हमारा जो बेस प्रेशर आ रहा है वो नियर अबाउट 74.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मैक्सिमम आ रहा है। तो दैट मीन्स हमारी एसबीसी की कंपैरिजन में हमारा जो सॉइल बेस प्रेशर है वो काफी कम है। तो इसलिए हमारा जो फाउंडेशन है वो पास है। अगर इसी जगह पे हमारा बेस प्रेशर नहीं सेट हो रहा होता, दैट मीन्स अगर हमारा जो बेस प्रेशर है वो 200 के अराउंड आ रहा होता है या 250 के अराउंड आ रहा होता है, उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि आपको जो आपका जो आपका बेस स्लैब का प्रोजेक्शन है उसकी विड्थ बढ़ानी पड़ती है, जो कि हमने अभी 300 टिपिकली 300 रखते हैं कम से कम। तो उसकी जगह पे आपको 600 करना पड़ता है, या तो 700 750 जिस हिसाब से आपका बेस प्रेशर सेट होता। तो इस प्रकार से हमारा बेस प्रेशर हमने सेट किया है नॉर्मल। वही अगर हम एम्प्टी कंडीशंस में बेस प्रेशर देख लें, क्योंकि एम्प्टी कंडीशंस अपलिफ्ट में केस करती है, तो मिनिमम जो वाटर पे मतलब मिनिमम जो बेस प्रेशर आ रहा है वो 48.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आ रहा है। अगर यही हमारी जो वाटर प्रेशर यानी हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल जो कि हमने सॉइल रिपोर्ट में देखा नल नील आया यानी हम एनकाउंटर नहीं हुआ, वहीं अगर ग्राउंड वाटर टेबल आपका अगर 3 मीटर यानी ग्राउंड तक होता, तो ये जो आपको अपलिफ्ट चेक करना पड़ता, यानी आपका वाटर टेबल नीचे से अपवर्ड प्रेशर देता, जो कि अगर 3 मीटर है, टोटल 3.6 मीटर डेप्थ है, प्लस आपका बेस स्लैब की थिकनेस 4.45 यानी 4 मीटर, यानी 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आपका अपवर्ड प्रेशर होता। वहीं आपका जो मिनिमम जो एम्प्टी कंडीशन में जो बेस प्रेशर आ रहा है वो 48.1। ये वन टाइप ऑफ जो ये बेस प्रेशर है वो स्टेबलाइज बेस प्रेशर है, जो कि आपके स्ट्रक्चर को स्टेबल कर रहा है। तो आपका जो स्टेबल बेस प्रेशर है वो 48.1 है, वहीं वाटर प्रेशर का जो बेस प्रेशर है वो 40 आता। तो इस कंडीशन में जो आपकी अपलिफ्ट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी थी 1.25 टाइम्स, वो आपकी फुलफिल नहीं होती, क्योंकि अगर आप 40 × 1.25 करते हो तो आपका जो मिनिमम स्टेबलाइज जो प्रेशर है, जो बेरिंग प्रेशर है मिनिमम, जैसा कि हमने एम्प्टी कंडीशन में देखा वो 48 है, उसकी जगह पे आपको 50 करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर 50 करोगे तब जाके आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैच करेगी और आप अपलिफ्ट के केस में सेफ कहोगे आपका इस वाटर टैंक को। हालांकि अपने केस में हमारा जो वाटर टेबल है वो काफी नीचे है, दैट मीन्स नॉट एनकाउंटर्ड अप टू 4 मीटर डेप्थ। और अगर अगर एनकाउंटर्ड भी होगा, फॉर एग्जांपल बारिश के टाइम पे पानी का ग्राउंड वाटर टेबल राइज होता है, तो उस टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल राइज भी हुआ तो वो मैक्स टू मैक्स 1 मीटर ऊपर आएगा या 2 मीटर ऊपर आएगा। तो 1-2 मीटर अगर ऊपर आता है तो उस टाइम पे भी हमारी जो वाटर टैंक है वो स्टेबल रहेगी, उसका इतना डेड लोड है कि वो अपलिफ्ट नहीं होगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी बेस प्रेशर के बारे में और अपलिफ्ट केस के बारे में किस तरह चेक होता है, और अगर आपका बेस प्रेशर एक्सीड करता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो मेक श्योर दोस्तों आपको ये भी इंफॉर्मेशन समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट करना। वही ये सारी डिटेल हमने हमारी वेबसाइट पर पब्लिश कर रखी है, अब आप जाकर उसे पढ़ सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो यहाँ पे मैं मॉडल प्रिपेयर कर रहा हूँ उसको भी मैं अपने वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो स्टडी पर्पस के लिए। तो इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है डिजाइन और डिटेलिंग का, वो हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो 5 में कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट पार्ट जब भी पब्लिश होगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी।
और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक कर दे और कमेंट कर। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।